हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन क्लास 6 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, व्यापारी, राजा व तीर्थयात्री। इसमें पहली हेडिंग है आपकी किताब में, व्यापारी और व्यापार। समझते हैं। अब दक्षिण भारत सोना कौमा मसाले और मसाले में भी स्पेशली काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत काली मिर्च को काला सोना भी कहा जाता है और इस काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में काफ़ी ज़्यादा मांग थी और दक्षिण भारत से काली मिर्च है वो रोम जाती थी और बदले में रोम से भारत को सोना मिलता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। रोम इटली की राजधानी है और इटली आपको पता है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्तों की खोज की। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी करते थे। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए वे दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे, यानी कि हवाओं के बारे में और जलवायु के बारे में नाविकों को पता था। उस समय लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। देखो, काला सोना में जिसको कह रहा हूँ, काली मिर्च, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। रोम के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इसकी। ये रहा इटली, ठीक है। इटली की राजधानी रोम, राइट। यूरोप महाद्वीप का एक देश है इटली। आगे चलते हैं। समुद्र तटों से लगे राज्य। तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। भारतीय तट रेखा देश के 9 राज्यों को छूती है और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को टच करती है। 9 राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और सबसे छोटी गोवा की है। 4 केंद्र शासित प्रदेश देखो जिसकी सीमा समुद्र से मिलती है, दमन व दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली। दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पांडिचेरी और फिर चौथा है अंडमान निकोबार। तो इसमें भी सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश की जो समुद्री सीमा वो पांडिचेरी है और सबसे लंबी अंडमान निकोबार की है। इसमें से बहुत से पठार पहाड़ नदी के मैदान में भी है। कावेरी का मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। अब एक शब्द पर चर्चा कर लेते हैं। मोवेनदार क्या होता था? ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता तीन मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। 3 शासक परिवार हैं, चोल, चेर, पांडे। संगम कविता में मोवेनदार की चर्चा। मोवेनदार क्या है? शासक परिवार है, ठीक है। शासक परिवार के मुखिया को मोवेनदार कहते हैं। आगे चलते हैं। ये देखो, तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी मैंने दिखा दिए हैं जिनकी सीमा समुद्र से मिलती है। ये आप देख सकते हैं, भारत के तटीय राज्य व यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो मैप भी बना लेना, नोट्स बहुत अच्छे बनाना अपने। मोवेनदार का अभी मतलब बताया है। शासक परिवारों के मुखिया को कहा जाता था चेल, चोर, पांडे। लगभग 2300 वर्ष पूर्व दक्षिणी भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के क्षेत्र में थे। प्रतीक चिन्ह बाघ था। चेर केरल व मध्य तमिलनाडु के अंदर थे। प्रतीक चिन्ह धनुष व बाण था। पांडे मदुरई क्षेत्र में निवास करते थे। प्रतीक चिन्ह इनका मछली था, यानी कि इनके झंडे पर मछली का चिन्ह लगा रहता था। और दक्षिण भारत में दोस्तों एक संगम काल भी आया है। संगम काल का मतलब है 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पश्चात के बीच में जो समय है वो संगम काल कहलाया। आगे चलते हैं। ये देख लो, चेर यहाँ पे थे केरल के आसपास, पांडे है वो तमिलनाडु के आसपास, और जो चोल है वो आप देख सकते हैं आधुनिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास है, ठीक है। ये पांडे की राजधानी लिखी हुई है मदुरै, चोल की राजधानी तंजावुर लिखी हुई है, राइट। चेल की राजधानी देख लेना एक बार। इन 3 मुखियाओं के अपने अपने 2-2 सत्ता केंद्र होते थे। एक तो तटीय हिस्से में होता था और एक अंदरूनी हिस्से में होता था। ऐसे टोटल सत्ता केंद्र 6 हो गए।
तो 6 में से भी 2 बहुत प्रमुख सत्ता के केंद्र माने जाते हैं, जैसे कि कावेरीपट्टनम चोलों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था ये, और मदुरई ये पांड्यों की राजधानी थी। ये लोगों से कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे। सैनिक अभियान पर भी जाते थे, वह शुल्क भी वसूलते थे। इससे लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहन कहाँ पे था? जहाँ पे आज आंध्र प्रदेश है वहीं पे सातवाहन, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का हिस्सा सातवाहन साम्राज्य में आता था। सातवाहनों का संस्थापक सिमुक था, राजधानी प्रतिष्ठान थी, और इसके प्रमुख राजा सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र श्री सप्तकर्णी, सप्तकर्णी है, आधा पै भी आएगा। तो सातवाहन राजाओं की ये विशेषता हुआ करती थी, वो अपने नाम के पीछे अपनी माता का नाम लिखा करते थे। ठीक है, और इसकी जानकारी माँ गौतमी वल्लभी द्वारा दान किए गए अभिलेख से मिलती है राजा का बारे में। आगे चलते हैं। सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। सातकर्णी ये सप्तकर्णी है, ठीक है। सातकर्णी भी कहीं कहीं पे बोल देते हैं। ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम तथा रेशम मार्ग की कहानी पढ़ लेते अब। रेशम एक प्रकार का कीमती चमकीले रंग का चिकनी मुलायम कपड़ा होता है। रेशम का कपड़ा काफ़ी महंगा भी बिकता है, और रेशम का कपड़ा रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल के तैयार किया जाता है। नोट, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। रेशम मार्ग देख लो। चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे तथा अपने साथ रेशमी कपड़े भी लाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह है भाई सिल्क रूट, जो चीन से स्टार्ट होता था, एशिया महाद्वीप में आता था, फिर रूस में भी जाता था, अरब में भी जाता था, अफ्रीका में जाता था, यूरोप में भी जाता था। ठीक है, और आजकल है ना ये चीन अपने वापस इसी रास्ते पर काम कर रहा है, रेशम मार्ग वाले पर। तो चीन से स्टार्ट होकर ये एशिया, अफ्रीका, अरब के देश, रसिया, यूरोप तक जाता था। ठीक है, ये देख सकते हो आप मैप भी। आगे चलते हैं। चीन के शासक ईरान व पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। कुषाण भी दोस्तों साम्राज्य का नाम है एक प्रकार का, और इसके संस्थापक कुजुल कडफिसेस रहे। कुजुल कडफिसेस कुषाणों के संस्थापक थे। कुषाण 30 ईसा से लेकर 375 ईस्वी के बीच में रहे भारत में, और 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे इनके, पेशावर और मथुरा, 2 राजधानियाँ थी इनकी। तो लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया व पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। कुषाणों का राजा कनिष्क महत्वपूर्ण राजा हुए इनके टाइम पर ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक यानी कि बंदरगाहों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाणी थे। सबसे प्रसिद्ध राजा हुए कनिष्क, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 127 ईसा से 150 ईस्वी तक, मतलब इन्होंने लगभग 23 साल शासन किया है। बौद्ध धर्म का प्रसार पढ़ लेते हैं गाइज। कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। बुद्ध चरित जो कि एक किताब है बुद्ध की जीवनी जिसमें मिलते हैं, इसके रचनाकार कवि अशोक घोष हैं। कवि अशोक घोष ने इसकी रचना कनिष्क के दरबार में रहते हुए की है, बुद्ध चरित की रचना। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई विचारधारा महायान का विकास हुआ। इसकी 2 मुख्य विशेषता थी। पहले मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पेड़ की मूर्ति दर्शाई दे। अब देखो, महायान एक संप्रदाय का नाम है, ठीक है, जो कि महात्मा बुद्ध के नाखूनों की बालों की शरीर के अवशेषों की पूजा करते हैं, महायान। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी, मतलब मूर्तियों की पूजा की जा रही थी, और जिस पेड़ के नीचे
इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी भी पूजा की जा रही थी और प्रतिमाएं बनाने जाने लगी भगवान बुद्ध की। ठीक है, तो ये महायान संप्रदाय की विशेषता थी कि मूर्तियों की पूजा होने लगी, पेड़ की भी पूजा होने लगी, जहाँ पर उन्होंने साधना की थी। मूर्तियाँ बनाई जाने लगी मथुरा और तक्षशिला में, और मूर्तियों के माध्यम से संदेश दिया गया कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा क्या थी। महात्मा बुद्ध को जब बोधिसत्व की प्राप्ति हुई, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वे जनता के बीच में जाते थे, अपने उपदेश देते थे। बोधिसत्व की पूजा लोकप्रिय होकर मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक फैल गई, यानी कि यहाँ पर भी महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ वगैरह बनने लग गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी व दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में गुफाएं बनाई गई। एग्जाम्पल जैसे कार्ले गुफा महाराष्ट्र में है। इन गुफाओं को राजा रानियों के आदेशों, व्यापारियों व कर्षकों द्वारा बनवाया जाता था। अब देख लो, ये कार्ले की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और मथुरा में बनी एक बुद्ध की प्रतिमा का भी चित्र दिखाया, दाएं यानी कि तक्षशिला में बुद्ध की प्रतिमा का चित्र दिखाया गया है। ठीक है, तो मथुरा और तक्षशिला यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई। कार्ले जो कि महाराष्ट्र में एक स्थान है, वहाँ पर भी गुफा मिलती है महात्मा बुद्ध से संबंधित। व्यापारी इन गुफाओं अथवा विहारों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्वी श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद जो कि एक संप्रदाय का नाम है, बौद्ध धर्म का एक शाखा है, और थेरवाद में वरिष्ठ जो बौद्ध भिक्षुक थे वो रहा करते थे। ठीक है, तो देखो, वैसे तो मैं आपको टोटल 4 शाखाओं अथवा 4 संप्रदाय होते हैं बौद्ध धर्म के। एक तो महायान जो कि आप पढ़ चुके, जहाँ पे मूर्तियों की पूजा होती है। एक हीनयान जहाँ पर महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं और उपदेशों की बात की जाती है। एक होता थेरवाद जिसमें वरिष्ठ भिक्षुक है, उनकी जीवन के बारे में बताया जाता। और एक होता वज्रयान जो कि बौद्ध धर्म की एक तंत्र मंत्र की शाखा है। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा पढ़ लेते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे। व्यापारियों के साथ तीर्थ यात्री भी जहाज़ों में यात्रा पर निकल पड़ते थे। इस तरह भारत में विभिन्न तीर्थयात्री आए, जैसे कि फायान, इत्सिंग और हैंसांग। ये चीनी बौद्ध यात्री थे। ये भारत में बौद्ध धर्म की जानने के लिए आए थे और बौद्ध धर्म की किताबें हैं वो अपने देश ले जाने आए थे। फाहियान के बारे में पढ़ो। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और 405 से 411 ईस्वी तक भारत में रहा, और इसका यात्रा वृत्तांत लिखा है इसने फोकुओ की। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म का जो विवरण है वो बताता है फाहियान अपने यात्रा वृत्तांत में। हैंसांग के बारे में पढ़ लो। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो ये जो फाहियान है ये तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में है, और हैंसांग राजा हर्षवर्धन जो कि हरियाणा के पुष्यभूति वंश के राजा थे, 630 ईस्वी में भारत में आया और लगभग 15 साल रहा। और हैंसांग की रचना है सी यू की। तो फोकुओ की रचना फाहियान की है और सी यू की ये हैंसांग की है। ठीक है, इसमें वो अपनी भारत की यात्रा और तत्कालीन भारत का समाज के बारे में बताता है। नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ लेते हैं जो कि समाप्त कर दिया गया कभी। ठीक है, भारत का असीम ज्ञान भंडार था यहाँ पे, वर्तमान बिहार में स्थित है। संस्थापक इसके कुमार गुप्त फर्स्ट हैं, गुप्त शासक रहे हैं भारत में। उच्च शिक्षा का एक बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र था। हैंसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों में प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। तुर्की शासक, एक तुर्की का शासक था दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। बख्तियार खिलजी ने जो कि तुर्की शासक था, इसने 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, यहाँ पर भी आग लगवा दी थी। ठीक है, तो कितनी नफरत किया करते थे ये सब लोग, राइट। आप समझ सकते हैं कि भारत के ज्ञान को ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, शासक वर्ग कितनी नफरत करता था। भक्ति की शुरुआत अब पढ़ लेते हैं। भगवान के प्रति झुकाव को ही अपन भक्ति कहते हैं। भक्ति भज धातु के शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। तब भगवान व भक्त के बीच में एक अंतरंग संबंध स्थापित होता है भक्ति से। ये नालंदा के बारे में यहाँ पे बताया गया कि 5000 जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे पढ़ते थे। इंडिया, चाइना और पूर्वी एशिया से आते थे।
है ना। और 410 ईस्वी पूर्व में बात कर रहा हूँ ये। यहाँ पे आप पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम सिलेबस को भी देखो। यहाँ पे बौद्ध धर्म के ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता था, संस्कृत ग्रामर पढ़ाते थे, दवाई के बारे में और लॉजिक यानी कि तर्क शास्त्र के बारे में भी पढ़ाया जाता था। ठीक है, 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसको ख़त्म कर दिया और 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट को उसने जला दिया। ठीक है, तो ये एंशियंट इंडिया की बहुत ही एक हिस्टोरिकल साइट है जो कि बख्तियार खिलजी के द्वारा ख़त्म कर दी गई। देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ। भक्ति परंपरा के माध्यम से अब देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ, जैसे कि शिव, विष्णु, दुर्गा आदि की पूजा की गई। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को भक्ति कहा जाता है। भक्ति की चर्चा भगवद गीता में मिलती है। महाभारत का एक हिस्सा है भगवद गीता, और इसमें देवी देवता का विशेष सम्मान बताया गया है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, अमीर गरीब, ऊंची नीची जाति के लिए और सभी स्त्री पुरुषों के लिए। भक्ति मार्ग अपनाने वाले आडंबर के साथ पूजा करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन व व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। विशेष जगहों पर देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी। इन स्थानों को मंदिर कहते हैं। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला व स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू जो शब्द है, यह शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। अरबों व यूनानियों के द्वारा सिंधु कहा गया। ठीक है, लेकिन स उनकी भाषा के अंदर नहीं था तो उन्होंने हिंदू कह दिया, इसको स की जगह हिंदू कह दिया। ठीक है, तो वो लोग सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द है वो प्रयोग में लेते थे। बोलना तो उनको सिंधु था, लेकिन स तो उनके ग्रामर के अंदर नहीं था, व्याकरण में नहीं था, तो उन्होंने स की जगह है बोला, तो सिंधु से बन गया हिंदू। तथा उनके धार्मिक विश्वास व सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है हिंदू। देखो, विष्णु भगवान की काफ़ी अवतार है, जैसे कि राम, कृष्ण और वराह अवतार भी हुआ है। तो मध्य प्रदेश में एक एरण्य नाम की जगह है, वहाँ पर वराह रूप की एक मूर्ति मिली है। और पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो ये भी प्राचीन भारत की एक धरोहर है। अब यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे? सातवाहन शासक। मूवेंदार कौन थे? अभी बताए आपको। मूवेंदार शासक वर्ग के मुखिया को मूवेंदार कहते हैं। चोल चेर पांडे से संबंधित थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी। बोधिसत्व, ये किससे संबंधित है? बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। और हेनसांग, ये एक चीनी यात्री था जो कि राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। आप वापस से रिवाइज करना, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही ये आपको अच्छे से और याद हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9, व्यापारी, राजा व तीर्थयात्री। अच्छा लगा तो दोस्त एक कमेंट भी किया करो, आप शेयर किया करो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में ही। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।